डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 5 में प्रोटीनों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम एमिनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम प्रोटीनों की संरचना। तो प्रोटीन बच्चों, प्रोटीन जल अपघटित होकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, जो और अधिक जल अपघटित होकर विभिन्न एमिनो अम्ल बनाते हैं। तो प्रोटीनों की संरचना बच्चों मुख्य रूप से दो पदों में संपन्न होती है। तो दो संरचनाएं होती है, एक तो होती है प्राथमिक संरचना, एक होती है द्वितीय संरचना। तो नंबर 1 पे हम लेते हैं प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना। तो बच्चों आपको ज्ञात है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में विद्यमान एमिनो अम्लों के प्रकार व क्रम का ज्ञान होता है इसके अंदर प्राथमिक संरचना में। या फिर हम कह सकते हैं जब एमिनो अम्ल के दो अणु, कितने बच्चों, दो अणु परस्पर क्रिया करते हैं तो एक अणु का NH2 समूह दूसरे अणु के COOH समूह से क्रिया करके कौन सा क्या बनाते हैं, एमाइड, क्रिया करके एमाइड बनाते हैं। इस प्रकार बने हुए एमाइड का डाइपेप्टाइड कहते हैं। और दोनों एमिनो अम्लों के मध्य बने हुए एमाइड बंधन को पेप्टाइड बंधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, एमिनो अम्लों के दो अणु परस्पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। एक अणु का तो NH2 समूह दूसरे अणु के COH समूह से क्रिया करके क्या बनाता है, एमाइड। और इस प्रकार बने हुए एमाइड को क्या कहते हैं, डाई पेप्टाइड। और दोनों एमिनो अम्लों के मध्य बने हुए एमाइड बंधन को पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जैसे रिएक्शन दे रखी है, दो एमिनो अम्ल तो क्या बनता है, एक डाइपेप्टाइड, तो इसमें एक पेप्टाइड बंध होता है। इस प्रकार एमिनो अम्ल के 3 अणुओं से एक ट्राइपेप्टाइड, अगर 4 ले लेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, एमिनो अम्लों के बहुत सारे अणुओं का एक पॉलीपेप्टाइड बनता है। ठीक है, इन पेप्टाइडों के एक सिरे पर एमिनो समूह होता है, दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। अतः इन दोनों को क्रमशः एन सिरा व मतलब एन टर्मिनल व सी सिरा, सी टर्मिनल कहा जाता है। किसी पेप्टाइड की संरचना लिखते समय उसके एन सिरा एमिनो अम्ल को बाएं हाथ की ओर लिखते हैं और सी सिरा एमिनो अम्ल को दाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है, लिखते हैं। इसका नामकरण करते समय इन्हें सी टर्मिनल वाले एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न मानते हैं। उदाहरण जैसे दे रखा है, एक ट्राइपेप्टाइड में सी सिरा अम्ल है सीरीन, जैसे ये ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन। अतः पेप्टाइड सीरीन का व्युत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला होता है प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना। तो क्या होता है, एमिनो अम्ल अगर 3 एमिनो अम्ल काम में आ रहे हैं तो ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा, 4 आ रहे हैं तो टेट्रापेप्टाइड, और अगर ऐसे है तो पॉलीपेप्टाइड संरचनाओं का निर्माण होता है। अब जैसे इसके अंदर दे रखा है, बहुत सारे एमिनो अम्ल अणु पेप्टाइड बंधन द्वारा परस्पर संयुक्त होकर एक बहुलक अणु बनाते हैं, जिसको हमने अभी पहले बताया था, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन में एमिनो अम्लों के अम्लों के क्रम का उसकी जैविक सक्रियता पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है, श्वास द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को फेफड़ों से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, इस प्रोटीन अणु में 574 एमिनो अम्ल की इकाइयाँ होती है। कितनी होती है प्रोटीन अणु में, 574। इसके एमिनो अम्ल के क्रम में केवल एक एमिनो अम्ल के परिवर्तन से मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया, कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, एमिनो अम्लों के क्रम में केवल एक एमिनो अम्ल के परिवर्तन से मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति की RBC जो होती है ना, हीमोग्लोबिन, वो अवक्षेपित हो जाता है, जिससे कोशिका फूट जाती है। ऐसा होने में मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर सामान्य कैसी होती है, इस तरीके से हीमोग्लोबिन जुड़ा रहता है। सिकल सेल एनीमिया में एक चेंज हो जाएगा एमिनो एसिड, तो एक चेंज होते ही कौन सा रोग हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बात है।
इस प्रोटीन में विभिन्न एमिनो अम्ल के क्रम को ज्ञात करना अत्यंत कठिन कार्य है। ठीक है, अब इंसुलिन का दे रखा है, इंसुलिन में एमिनो अम्ल का क्रम। इंसुलिन में 51 एमिनो अम्ल दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में जुड़े रहते हैं। कितने जुड़े रहते हैं बच्चों? 51। एक श्रृंखला ए में 21 इकाइयाँ होती है, जबकि दूसरी श्रृंखला बी में 30 इकाइयाँ होती है। ये दोनों श्रृंखला परस्पर सल्फर क्रॉस बंधों द्वारा बंधी होती है। कौन से बंधों द्वारा बंधी होती है? सल्फर वाले बंधों द्वारा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सल्फर क्रॉस बंधों द्वारा बंधी रहती है। इसकी संरचना को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। डायग्राम दे रखा है इसकी संरचना का। तो इंसुलिन में एमिनो अम्ल का क्रम निम्न प्रकार से होता है। औषधि उपयोग के लिए है। अब तक इंसुलिन का प्रमुख स्रोत पालतू पशुओं की पाचक ग्रंथि, अग्नाशय, पैनक्राइज रहा है। ठीक है, अब आता है अपना सेकंड टॉपिक, प्रोटीनों की द्वितीय संरचना। अब ये तो पहले हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ये अभी जो पढ़ रहे थे वो तो प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना थी। अब है प्रोटीन की द्वितीय संरचना। लंबी लंबी पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर विभिन्न प्रकार के आकर्षण द्वारा एक दूसरे के साथ बंधकर व्यवस्थित त्रिविमीय संरचनाएं बनाती है। इन त्रिविमीय संरचनाओं को प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, प्रोटीन की द्वितीय संरचना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अल्फा हेलिक्स संरचना, एक होती है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, मतलब लहरीदार चद्दर जैसी संरचना। तो नंबर 1 पे हमारा आता है अल्फा हेलिक्स संरचना। एक सरल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे स्ट्रक्चर आपको दे रखी है। एक सरल पॉलीपेप्टाइड की संरचना इस प्रकार पॉलीएमाइड श्रृंखला इस अणु का बैकबोन है, जिसके दोनों ओर एल्किल समूह आर फैले रहते हैं। समझ में आया? इन श्रृंखलाओं में आर का आकार काफी बड़ा भी हो सकता है। अतः इस प्रकार की पूरी श्रृंखलाएं सर्पिलाकार होकर हेलिक्स संरचना बनाती है। कैसी संरचना बनाती है? सर्पिलाकार होकर हेलिक्स संरचना बनाती है। और उसी श्रृंखला के विभिन्न भाग परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े जाते हैं, जिससे हेलिक्स अपनी सर्पिलाकार संरचना में बने रहते हैं। ठीक है, तो ये सर्पिलाकार संरचनाएं होती है प्रोटीनों की। बालों व ऊन जैसे रेशेदार प्रोटीनों की संरचना इस प्रकार की होती है। उदाहरण पूछ ले प्रोटीनों की द्वितीय संरचना में अल्फा हेलिक्स की उदाहरण, तो बालों व ऊन जैसे रेशेदार प्रोटीनों में की संरचना इस प्रकार की होती है। इन्हें खींचने में लंबे हो जाते हैं और छोड़ने पर अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि खींचने पर इनके मध्य के दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और प्रोटीन की सर्पिलाकार संरचना स्प्रिंग की भांति खुलकर लंबी हो जाती है। ठीक है, जब इन्हें छोड़ देते हैं तो खिंचा हुआ पेप्टाइड अणु स्प्रिंग की भांति पुनः सर्पिलाकार हो जाता है। CO व NH समूह के आमने सामने आते हैं, उनमें पुनः हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इसमें कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अगला है, दो टाइप की होती है। तो अगला है बीटा लहरीदार चद्दर जैसी संरचना, बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। जब कई पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के निकट होती है तो वे परस्पर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़कर चद्दरनुमा संरचना बना। ठीक है बच्चों, जब पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के निकट होती है तो वे परस्पर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़कर चद्दरनुमा संरचना बना लेती है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ती है। ऐसी चद्दरनुमा संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं। अतः इस प्रकार की संरचना प्रोटीन बहुत मुलायम होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बहुत मुलायम। रेशम की ऐसी संरचना होती है, तो इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रथम श्रृंखला, द्वितीय श्रृंखला, और बीच में कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध। H और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध आ रहा है? इसमें हाइड्रोजन बंध। तो लहरीदार संरचनाएं होती है। अगला है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। तो दो संरचनाएं होती है सामान्य तौर पर, लेकिन एक प्रोटीन की तृतीय संरचना का भी हम अध्ययन करेंगे। त्रिविमीय गोलाकार प्रोटीनों की संरचना इसकी तृतीयक संरचना होती है। कैसे वाली? त्रिविमीय गोलाकार संरचना। ठीक है, विभिन्न द्वितीयक संरचनाएं एक दूसरे के मध्यारोपित होकर प्रोटीनों की तृतीयक संरचना बनाती है। सामान्य ताप व पीएच पर प्रत्येक प्रोटीन एक ऐसी आकृति ग्रहण करती है जो कि ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यधिक स्थायी हो। एमिनो अम्लों के प्रत्येक क्रम के
लिए एक विशिष्ट आकृति होती है जिसे उस प्रोटीन की मूल अवस्था का कहते हैं। सामान्यतः गोलाकार प्रोटीन गोल आकृति में बहुत सटी हुई अवस्था में फोल्ड किए रहते हैं। तो इसके जैसे इस प्रकार की पैकिंग के कौन से बंध पाए जाएंगे? हाइड्रोजन बंध होगा, आयनिक बंध होगा, सहसंयोजक और जल रोधी बंधन पाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इनमें कौन से बंध होंगे? ये हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध और सहसंयोजक और जलयोधी बंध। जलयोधी बंध कई एमिनो अम्लों में एल्किल या जल रोधी पार्श्व श्रृंखलाएं होती है। जलीय विज्ञान में से ये प्रोटीन इस प्रकार से फोल्ड हो जाते हैं कि जल रोधी श्रृंखलाएं इन मोड़ों के भीतर एकत्रित हो जाएं। तो हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय संरचनाएं प्रोटीन के सतह के बाहरी ओर होती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन संरचना में विभिन्न प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं। तो जो अगर उदाहरण पूछे इसके, इंसुलिन, थायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण होते